कश्मीरी पंडित विस्थापित पिछले 35 सालों से जम्मू, उधमपुर, दिल्ली और बाकी जगहों पे जलावतनी की ज़िंदगी, एग्जाइल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने रेगुलरली एक क्लेम किया है कि इनकी रिहेबिलिटेशन, इनकी परमानेंट सेटलमेंट के लिए काम किया जाएगा। और जो जम्मू में या बाकी जगहों पे विस्थापित समाज रहता है उनकी डे टू डे लाइफ को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। लेकिन हकीकत में ये भी है कि 35 साल के बाद भी जो कश्मीरी विस्थापित समाज है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है और रिहेबिलिटेशन के नाम पे उनके साथ सिर्फ अभी तक धोखा हुआ है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं पनून कश्मीर के कई नेता हैं यहाँ पे, युवा पनून कश्मीर के, और इनसे मैं बात करूँगा मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, चाहे वो जो कैंपस में यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनकी जो यहाँ पे इस वक्त दुर्दशा है या उनकी जो सिचुएशन है उस पर, और दूसरा जो रिहेबिलिटेशन जो एक कोशिश की जा रही है कई लोगों की तरफ से उस चीज़ को उजागर करने की, उस पर उनका टेक क्या है। बारी बारी आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम नितिन धर है। नितिन जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और सबसे पहले मैं रिहेबिलिटेशन पर ही आऊँगा आपसे, क्योंकि उस पर मैं ज़्यादा आपसे अच्छा टेक ले सकता हूँ। आपने रिहेबिलिटेशन पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जम्मू कश्मीर की सरकार हैं, उन्होंने हर वक्त कहा है कि हम एक पॉलिसी बना रहे हैं और इसको मैनिफेस्टो में भी हर पार्टी ने रखा है, सेंटर से भी और स्टेट्स में भी। लेकिन रिहेबिलिटेशन और रिटर्न रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट कश्मीरी पंडित के नाम पे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब कई लोग हैं जैसे विवेक तनखा है, वो कुछ प्राइवेट बिल्स लेकर आ रहे हैं सामने। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि उनका तो अपना एफर्ट है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रॉपर सीरियसनेस नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा और रह रहा है, उस वजह से कश्मीरी पंडित विस्थापित सेटल नहीं हो पा रहे? आपने दो विषयों को मुख्य रूप से उठाया है। एक आपने रिहेबिलिटेशन का मुद्दा उठाया है और आपने कहा है कि वो मैनिफेस्टो में रहा है, और दूसरा आपने इस बिल की बात की। सबसे पहले मैं रिहेबिलिटेशन और मैनिफेस्टो की बात पे आता हूँ। मुझे जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उनके मैनिफेस्टोज में कॉन्सिक्वेंटली मुझे कई सालों में कश्मीरी पंडित्स का जो वो एक मेन मुद्दा होता था, डिग्निफाइड रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स टू द वैली, वो बहुत सालों तक उनके मैनिफेस्टो में दिखा। लेकिन बहुत दुख के साथ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 2024 का जनरल इलेक्शन जो था उसमें भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा मुझे नहीं दिखाई दिया। तो ये एक कॉन्शियस चॉइस थी भारतीय जनता पार्टी की कि वो अपने मुख्य जो उनके वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी इश्यूज थे उसमें से एक कश्मीरी पंडितों की वापसी थी, वो उन्होंने क्यों उस मैनिफेस्टो से दिखाया या मुझे नहीं दिखाई दिया, किसी को दिखाई दिया तो वो मुझे दिखा दे। एक ये है। और दूसरा आपने तनख्वाह बिल की बात की। तनख्वाह बिल को फर्स्ट टाइम जब वो पार्लियामेंट में टेबल हुई थी उसी के तुरंत बाद पनून कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था, जो एक बहुत विस्तार से उसमें बात की गई है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि उस बिल में कोई भी ऐसा प्रावधान, कोई भी ऐसा मैटर नहीं है जिससे हमको लगता है कि जेनोसाइड जैसे सीरियस क्राइम को, और हमारे केस में कंटिन्यूअल जेनोसाइड जो हम 700 साल से जिस प्रताड़ना के हम भोगी है, उसका निवारण, उसके सॉल्यूशंस हमको उसमें नहीं दिखते हैं। उसमें हमको रिकंसिलिएशन और कुछ सुपरफिशियल प्रोविजंस दिखाई देते हैं जिससे हमें नहीं लगता कि जेनोसाइड को सीरियसली एड्रेस किया जा सकता है। तो हमने पहले भी और आज भी उसको हम अपोज करते हैं, उसको हम रिजेक्ट करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आप उनके एफर्ट को तो रिजेक्ट करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सेंटर की तरफ से, सरकार की तरफ से जब कोई एफर्ट ही नहीं हो रहा है तो मजबूरन प्राइवेट बिल लाने पड़ रहे हैं? आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट का बिल आना चाहिए था इस पे? आई एग्री दैट टू सम एक्सटेंट कि गवर्नमेंट एक वॉइड क्रिएट कर रही है, जो मुझे लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए। उनको हमसे बात करनी चाहिए, पनून कश्मीर की लीडरशिप से बात करनी चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने वो गैप बनाई है तो उसको एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है ऑपोजिशन के थ्रू, जिससे हमारा सोल्यूशन शायद नहीं निकलेगा बट इसको ओवर ड्रामेटाइज किया जाएगा, इसको ओवर पॉलिटिसाइज किया जाएगा। हमारा जो मेन मुद्दा है वो सोल्यूशंस की तरफ है। हमने ऑलरेडी सोल्यूशंस जो हमारे हिसाब से वो सरकार के सामने रखे हैं, जेनोसाइड बिल के माध्यम से, मार्गदर्शन रेजोल्यूशन के माध्यम से, उस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है। और जो आपने कहा कि आपका सवाल क्या था कि सरकार इस पे, सरकार की तरफ से सीरियसनेस नहीं है। वो उसका रीजन क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनकी कश्मीर पॉलिसी क्या है, उसके पीछे उनका
क्या मोटिव है हम उनके बिहाफ पे आंसर नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हमारे क्या एफर्ट्स रहे हैं, हमारी ऑनेस्टी और हमारे इंटेंशन के बारे में बता सकते हैं। और वापस से मैं सरकार को इस आपके इंटरेक्शन के द्वारा भी अपील करता हूं कि आइए हमसे इंटरेक्ट कीजिए, पन्नू कश्मीर से इंटरेक्ट कीजिए, और जेनोसाइड बिल और मार्गदर्शन रेजोल्यूशन जो हमारा होमलैंड का सपना है, जो हमारी डिमांड है, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटेड यूनियन टेरिटरी कश्मीर में के अंदर स्थापित होनी चाहिए। हमें लगता है कि एकमात्र वही एक सोल्यूशन है कश्मीर की, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी और कश्मीरी पंडित्स के रिटर्न के लिए भी। आप पूरा अपना नाम बताएं। मेरा नाम विश्वरंजन पंडिता है। ये आप, मुझे याद है कि आप बाहर भी गए थे, फॉरेन में भी आपने कई प्लेटफॉर्म्स पे बात की। आपको क्या लगता है कि जो पिछले 35 सालों से जो एक वादा किया गया था कि जो किलिंग्स कश्मीर में हुई थी उनके लिए कमीशन बनाया जाएगा, उसको प्रूव किया जाएगा, और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसे वादे किए गए थे कश्मीरी समाज के साथ, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया उस पर अमल होना चाहिए? मुझे लग रहा है सिर्फ पिछले 35 सालों में वादे ही किए गए हैं। पटल पे क्या किया गया है? पटल पे तो कुछ भी नहीं किया गया। पिछले 35 सालों में सिर्फ झूठे वादे, और उन्हीं वादों के सहारे सरकारें आती रही और हमारा जो जेनोसाइड है उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेती रही। अदरवाइज 35 सालों में अगर आप आज भी देखोगे कश्मीरी समुदाय आज भी वो वहीं पे है ऑन ग्राउंड। अगर आप आज भी चेक करेंगे द रियलिटीज आर स्टिल देयर। कश्मीरी हिंदूज की जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वो आज भी 36 साल के बाद भी कॉन्टिन्यूसली सरकार से लड़ाई ही कर रहे हैं, लड़ ही रहे हैं कि उनकी डिमांड्स मानी जाए। और अगर 36 साल के बाद भी आप बोलें कि सरकारें आपको वादे कर रही है, तो मैं वो झूठ ही मानता हूँ सब। लेकिन जब आपने इंटरनेशनल फोरम्स पे बात की तो आपको क्या लगता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी वाकई में सीरियस है कश्मीरी पंडित की बात सुनने के लिए, या आपको लगता है कि कुछ लैग कर रहा है, कनेक्शन पूरा प्रॉपर नहीं है? देखिए, जब मैं इंटरनेशनल स्टेज पे मैं बात करूं, वहां पे बात करने के लिए गया, वहां पे सुना गया, वहां पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इंटरेस्ट लिया ये सुनने में क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे ऐसी भी थी जो वहां पे पता नहीं था। चाहे हम अभी जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, बाकी सब चीजें दे वर नॉट नोन। कुछ चीजें उनको फर्स्ट टाइम पता लगी है हमारे थ्रू, या और भी जो बाकी वहां पे थे। तो बाकी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितना भी हम लोगों से अपने तौर से बन पा रहा है, हम लोग अपने समुदाय की बात उठा रहे हैं कि एक वहां से भी बात बने, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी प्रेशर आए, जिससे कि यहाँ पे कुछ हमारे बेनिफिट के लिए हो। ठीक है सर, आप नाम बताएं। भूषण लाल जी है मेरे। भूषण लाल जी, इन्होंने तो बड़े मुद्दों की बात की, लेकिन अब जब कश्मीरी पंडित विस्थापित अभी है तो विस्थापन में बहुत सारी इश्यूज हैं, और खासकर आप जगती की बात करें, आप मुठी की बात करें, पुरखू की बात करें, वहाँ कैंप्स और नॉन कैंप्स में कई इश्यूज हैं। जब तक आपकी सेटलमेंट नहीं होती है प्रॉपर कहीं पे, तब तक जहाँ आप विस्थापित समाज है तब तक तो उनको दिक्कतें हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या आपकी डिमांड्स हैं सरकार? देखिए, जब हम देखते हैं ना, जो पीड़ित, शोषित और वंचित लोग हमारे समाज में हैं, वो सबसे ज़्यादा कैंपों में रहते हैं। जब वो आए 90 में, जो सनस्ट्रोक की वजह से डेथ्स हुई, वो भी ज़्यादा कैंपों में ही हुई। जब वन रूम में थे तो वहाँ भी हम ही लोग सफ़र कर रहे थे। आज जब इन्होंने बोला कि हम, मुझे याद है कि मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया था कि हम इनको 2 कमरे वाले मकान दे रहे हैं, उसमें भी 1 कमरा खा गए, 1 ही रखा। तो अब उसमें भी देखिए आप, पिछली मंजिल तो पूरी बेकार हो गई है, बारिश अंदर आ रही है, टपक रही है ऊपर से। ये पहला सबसे बड़ा, मतलब रहने के काबिल ही नहीं है ऊपरी मंजिल। आपने खुद भी देखा होगा वहां पर कि ऊपरी मंजिल में पूरी पानी ही पानी हो जाती है जब बारिश हो जाता है। दूसरा, जो पानी, मैं जिस लाइन में मैं रहता हूं वहां पर पिछले 5 साल में मैं गिना सकता हूं जो किडनी फेलियर की वजह से, मेरी ही बिल्डिंग में पीछे एक BSNL का एम्प्लॉय यंग एज में किडनी फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो गई। मेरे सामने एक बिल्डिंग है, बद्रीनाथ जी हैं वहां पर रहते, उसका डायलिसिस आजकल चल रहा है। दूसरी बिल्डिंग सामने है अशोक जी, उसकी डेथ। मतलब लगता है पानी की दिक्कत है, पानी अच्छा, पानी जो है ये अनफिल्टर्ड है, पिछले 10 साल से दिया जा रहा है। रेनियल फेलियर, क्या क्या इश्यूज हैं? और रोड्स कनेक्टिविटी नहीं है, एनहांसमेंट ऑफ द रिलीफ जो है वो नहीं, मतलब प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि मैं बढ़ाने जा रहा हूं। आप सोचिए, एक फैमिली जो बिल्कुल मतलब रिलीफ पर निर्भर है, सिर्फ उसी पर गुजारा उसका है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, फिर 3200 रुपए पर वो कैसे गुजारा करेगी? उसके घर में एक बच्चा हायर क्लास में पढ़ता होगा, उसके ट्यूशन, मेडिसिन की कॉस्ट, खाने पीने का खर्चा, बीन्स का रेट आज 100 रुपए किलो है, दही दूध 50 रुपए किलो मिलता है। तो ऐसे में 3250 रुपए पर गुजारा करना मुश्किल है। तो एक बात मैं खुल्लम खुला सरकार को बताता हूं, उनको लगता होगा कि हम वोट बैंक नहीं हैं,
लेकिन हम ओपिनियन मेकर हैं इस देश में। 3 लाख 3.5 लाख लोग ओपिनियन मेकर। हम जहाज में भी है, मेटाडोर में भी है, हम रेल में भी है और ऑटो में भी है, हम सब्जी वाले के पास भी है और दूध वाले के पास भी है, हम नुक्कड़ में भी है, हम देश के हर हिस्से में है, विदेश में भी है और स्वदेश में भी है। और हमारे को मजबूर न करे वो ओपिनियन बनाने के लिए जिससे इनको नुकसान होगा।